नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, बी प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम गति विज्ञान की कुछ परिभाषाओं, सरल रेखीय गति, समतल में कण की गति, वेग व त्वरण के घटकों पर चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो आइए सबसे पहले डायनेमिक्स की परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले चाल यानी स्पीड। स्पीड होती है दूरी बटे समय, जो कि एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट जो है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। किसी गतिशील कण का विस्थापन उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी कोई कण अपनी पूर्व स्थिति से नई स्थिति में जब जाता है तो उसने जो दूरी तय की है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको इस तरह से और समझ सकते हैं, यदि कण की ए प्रारंभिक स्थिति है तथा बी दिए गए समय पर स्थिति है तो विस्थापन को ए बी से मिलाने वाली सरल रेखा से निरूपित करते हैं, जिसे ए बी कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें मापांक व दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी यानी वेग। किसी कण के विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं। वेग क्या एक सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा और मापांक दोनों होते हैं। अगली परिभाषा है त्वरण, जिसे एक्सीलरेशन कहते हैं हम। किसी गतिशील के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं, और इसे सामान्यतः क्या हम स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मंदन, यानी किसी कण के वेग में इकाई समय में जो ह्रास होता है यानी कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। त्वरण एवं मंदन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी जिस दिशा में त्वरण है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है? मंदन होता है। ये हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी। अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे सरल रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन। इसे समझने के लिए देखिए, इस चित्र को देख रहे हैं आप कि कोई OX एक सरल रेखा है जिसके अनुदिश कोई कण गतिशील है, तथा यह माना कि t समय पर तो कण कहाँ पर है? P पर है, और t प्लस डेल्टा t समय पर कण कहाँ पहुंच गया है? Q पर पहुंच गया है। ये कण की स्थिति t व t प्लस डेल्टा t समय पर कण की स्थितियां हैं, यानी P t समय पर और Q t प्लस डेल्टा t समय पर। अब यदि OP बराबर को x ले, यानी जो कण की प्रारंभिक स्थिति थी t समय पर जो स्थिति थी, उस स्थिति पर जो प्रारंभिक यानी मूल बिंदु जिसे मान के चल रहे हैं वो, वहां से t समय पर कण x दूरी तय करता है, और t प्लस डेल्टा t समय पर कण x प्लस डेल्टा x दूरी तय कर रहा है। तो OP बराबर x और OQ बराबर x प्लस डेल्टा x। तब PQ क्या होगा? यानी डेल्टा t समय में कण कितना चलेगा? डेल्टा x। अब जैसे जैसे डेल्टा t के अनुसार डेल्टा x को घटाते जाएं, यानी समय के साथ इसे घटाते जाएं डेल्टा x को, तो ये क्या होगा कि P और Q जो दोनों बिंदु हैं ये संपाती हो जाएंगे, यानी Q P पर संपाती हो जाता है। जैसे जैसे इसको घटाते चले जाते हैं, समय के अनुसार दूरी घटाते जाते हैं तो अग्रसर होते हैं, इससे संपात हो जाए, तब विस्थापन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये विस्थापन की दर को नापता है, यानी इसकी जो दूरी है और समय है उसके अनुपात क्या कहलाता है? विस्थापन की दर को नापता है। अतः किसी बिंदु पर कण का वेग v बराबर क्या होगा? यानी हम विस्थापन उसकी वेग की परिभाषा हम दे रखा कर रहे थे हमने इस तरह से कि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की जो दर होती है समय के साथ परिवर्तित, वो ही क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। इसलिए वेग बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या इसे लिख सकते हैं v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। अब माना t तथा t प्लस डेल्टा टी समय पर वेग क्रमशः v तथा v प्लस डेल्टा v हैं, यानी जब समय t था तब तो वेग v है, यानी बिंदु P पर कण का वेग v है और बिंदु Q पर कण का वेग क्या है, v प्लस डेल्टा v है। तब डेल्टा t समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या हो गया, डेल्टा v। तो वेग में वृद्धि दर क्या आई, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब यदि t समय पर कण का त्वरण f हो तब f बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, या f बराबर dv अपॉन dt। तो इस तरह से त्वरण क्या होता है, dv अपॉन dt। इसे हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। एक पहली स्थिति ये होगी, f बराबर क्या है, dv अपॉन dt। v हम पहले निकाल चुके हैं dx अपॉन dt, यानी v की वैल्यू पुट कर दी dx अपॉन dt, तो ये क्या आ जाएगा, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। दूसरे रूप में देखें, f बराबर dv अपॉन dt, अभी हमने निकाला ही है। अब हम ऊपर और नीचे dx यानी लिख देते हैं, तो dv अपॉन dx और dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या है, v है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि dv अपॉन dx इंटू v, ये भी त्वरण का एक दूसरा रूप है। तो त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है जिसका मापांक तथा दिशा दोनों होती हैं। अब यदि त्वरण f है तो मंदन क्या होता है, माइनस f, यानी ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर आधारित। प्रॉब्लम है, यदि समय t को वेग v का फलन माने तो सिद्ध करो कि f त्वरण के घटने की दर एफ क्यू डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर द्वारा दी जाती है। इफ टाइम t regarded as a function of velocity v, prove that the rate of decrease of acceleration f is given by एफ क्यू डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है प्रश्न में कि समय t को वेग v का फंक्शन माना है यहाँ, यानी टाइम को फंक्शन किसका माना है, वेग का। तो उसके आधार पर फिर हमें त्वरण के घटने की दर यानी मंदन निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। माना t समय पर त्वरण क्या है, f है, तब f बराबर क्या है, अभी हमने जो निकाला था फॉर्मूला, f बराबर dv अपॉन dt होता है। तब समय t पर त्वरण f के घटने की दर, यानी त्वरण के घटने की दर क्या होगी, घटने की दर का मतलब है कि माइनस साइन लेना है, यानी मंदन हो रहा है। तो माइनस साइन लिया, माइनस और घटने की दर निकाली, यानी त्वरण के घटने की दर होगी डी एफ अपॉन डी टी। घटने की दर ऋणात्मक है इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह लिया है। अब f का मान पुट किया dv अपॉन dt, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी वी। यहाँ हमने क्या किया है, dv अपॉन dt को इंटरचेंज कर दिया, dt ऊपर लिया है और dv नीचे लिया है, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ये इसलिए किया है क्योंकि ये कह रहा है, सवाल में दिया है कि जो t टाइम है वो वेग v का फलन है, इसलिए। अब आप देखिए कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये t के सापेक्ष नहीं है क्योंकि इसका फलन क्या दे रखा है, v, तो v के सापेक्ष करने के लिए हमने क्या किया, dv अपॉन d अपॉन dv लिखा, और ये जो dv नीचे लिखा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये ऊपर भी हमें लिखना होगा। तो हमने ये यहाँ यही किया है कि ये dv यहाँ लिखा है और ये dv ऊपर कर दिया, तो ये dt, यानी dv का ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारा d अपॉन डी वी डी टी अपॉन डी वी -1 इंटू डी वी अपॉन डी टी, यानी इसको हमने फलन किसका माना है, v का फलन माना है, इसलिए। अब इसका क्या करते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा डी टी अपॉन डी वी की पावर -2, यानी इसे एक तरह से एक फलन मान लेते हैं, कोई भी, जैसे f मान लिया,
तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ये, इसकी पावर -2 हो जाएगी। और ये जो -1 आता है, n होता है ना, n इंटू n माइनस वन, तो हमने उससे ही किया है। n आया तो n इधर रह गया बाहर, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो गया। और इसकी पावर n-1 का मतलब -1 पहले थी और -2 हो गई। लेकिन इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर। और डी वी अपॉन डी टी ऑलरेडी पहले से बाहर है, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। आगे देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको वापस इंटरचेंज कर दिया, डी टी अपॉन डी वी था, इसे हमने क्या कर दिया, डी वी अपॉन डी टी, तो इसकी पावर क्या प्लस में हो गई। और बाकी डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर एज इट इज लिखा है, और डी वी अपॉन डी टी। अब ये देखिए डी वी अपॉन डी टी की पावर 2 और डी वी अपॉन डी टी की पावर 1, तो ये मिलके कितनी हो जाएंगी, 3। डी वी अपॉन डी टी की पावर 3 डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर। ये जो डी वी अपॉन डी टी हम पहले लेके चले हैं कि क्या होता है एफ, तो ये लिख दिया हमने एफ की पावर 3 डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब आगे चलते हैं, समतल में कण की गति। ये देखते हैं कि समतल में गति किस प्रकार की होती है, यानी एक प्लेन में कण किस प्रकार गति करता है। इसके लिए एक हमने फिगर ड्रा किया है, यानी समतल है। समतल क्या है हमारे पास, एक्स ओ वाई एक प्लेन है। इस प्लेन में कोई कण ए से चलना प्रारंभ कर रहा है, पी पर पहुंच रहा है टी समय में, और टी प्लस डेल्टा टी समय में कहाँ पर पहुंच रहा है, क्यू पर पहुंच रहा है। यहाँ ए से और पी तक की दूरी इसने एस तय करी है, और पी से क्यू तक की डेल्टा एस, तो टोटल हो जाएगी उसकी ए से क्यू तक एस प्लस डेल्टा एस। देखिए जब एक कण समतल में गति करता है तो सामान्यतः इसका पथ एक वक्र होता है जनरली। इसके वेग तथा त्वरण को सुविधा अनुसार चुनी हुई किन्हीं दो दिशाओं में वियोजित यानी रिसॉल्विंग कर, जो सामान्यतः एक दूसरे के लंबवत होती हैं, पूर्ण रूप से ज्ञात किया जा सकता है। यानी कण की जो भी टी समय पर स्थिति होती है, उसके जो वेग और त्वरण है उनको हम दो डायरेक्शनों में, यानी एक डायरेक्शन जैसे इस पे है एक्स और एक उसके लंबवत, दो डायरेक्शनों में इसे विभक्त कर लेते हैं या विनियोजित कर लेते हैं। और ये जो विनियोजित भाग हैं, इन दिशाओं को ही हम क्या है, इनके घटक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो दो दिशाओं में वेग तथा त्वरण के वियोजित भागों को इनके घटक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब देखिए इसमें जो फिगर है, इसमें किसी समतल x ओ y में एक कण पथ ए पी क्यू में गतिशील है, यानी ए से चालू हुआ पी क्यू, इस तरह से इस पथ में गतिशील है, जहां ए एक स्थिर बिंदु है। यानी यहाँ एक स्थिर बिंदु इसलिए कहा है कि कण यहाँ पे स्थिर था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया। टी समय पर कण की स्थिति क्या है, पी है। अब t प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति क्या हो गई, q हो गई पर है, जिसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक हैं x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, तथा डेल्टा टी समय पर कण का विस्थापन जीवा। देखिए कण का विस्थापन देखें तो कण यहाँ से और यहाँ तक पहुंचा है, तो जीवा पी क्यू का है, कण का विस्थापन है। माना चाप ए पी बराबर एस, यानी ये चाप एस मान ली हमने, तथा चाप पी क्यू, ये जो चाप है वो क्या है, डेल्टा एस है। अब यदि टी समय पर कण का वेग v हो, यानी यहाँ पर टी समय पर कण का वेग क्या था, v, तो v बराबर क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है कण का, यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो ये जीवा उसका डिस्प्लेसमेंट और कितने समय में हुआ है, डेल्टा टी समय में। तो वेग क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा टी। या इसे लिख सकते हैं हम जीवा पी क्यू बटे डेल्टा एस, जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यानी हमने क्या किया, डेल्टा एस का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसे हम।
अब v बराबर लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा एस, यानी ये इसको क्या कर लिया, पार्ट अलग अलग कर दिए, जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा एस और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और इसमें लिमिट लगाएंगे हम डेल्टा एस टेंस टू जीरो। अब ये डेल्टा एस टेंस टू जीरो लिमिट क्यों लगाई है, इसका देखिए रीजन ये है कि डेल्टा टी समय, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो यानी जब ये जो टाइम है जीरो के नज़दीक होगा तो डेल्टा एस भी ऑटोमेटिकली जीरो के नज़दीक होगा, इसलिए यहाँ डेल्टा एस टेंस टू जीरो लिमिट लगाई हमने। तो यहाँ देखिए लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा एस, यानी ये लगभग बराबर होंगी जब डेल्टा एस जीरो के नज़दीक होगा, तो ये जीवा पी क्यू और ये जो चाप डेल्टा एस है ये दोनों लगभग बराबर होंगे। कब, जब डेल्टा एस बहुत छोटा है, जीरो के नज़दीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इधर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या v बराबर डी एस अपॉन डी टी, जिसे हम एच डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो v बराबर क्या निकल के आ गया, डी एस अपॉन डी टी। नेक्स्ट देखिए, अब हम वेग को घटकों के रूप में देखते हैं। ये जो हमने निकाला था वेलोसिटी, ये डायरेक्ट थी। अब हम वेग को यानी दूरी बटे समय था, ये था वेग के घटकों के रूप में अगर इसकी बात करते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए विस्थापन पी क्यू के दो घटक हैं, एक घटक क्या है डेल्टा एक्स डायरेक्शन में और दूसरा डेल्टा वाई डायरेक्शन में, यानी दोनों लंबवत हैं एक दूसरे के, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, जो क्रमशः एक्स व वाई अक्ष के समानांतर हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अतः एक्स अक्ष की दिशा, अतः एक्स अक्ष के समानांतर के घटक को Vx, यानी जो वेग का घटक है इसे Vx एक्स के अक्ष के समानांतर है, निरूपित करें तो इधर कितना विस्थापन हुआ इसके अनुरूप, Vx इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा टी समय अंतराल में x अक्ष की दिशा में विस्थापन बटे डेल्टा x। तो x अक्ष की दिशा में विस्थापन कितना हुआ कण का, डेल्टा x, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt, या इसे x डॉट से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया हमारा Vx, यानी कि x अक्ष की दिशा में कण का वेग का घटक dx अपॉन dt। इसी तरह से y अक्ष के समांतर वेग के घटक को vy से निरूपित करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, vy इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा टी समय अंतराल में y अक्ष की दिशा में विस्थापन अपॉन डेल्टा टी। ये किसकी दिशा में हो गया, y अक्ष की दिशा में। तो y अक्ष की दिशा में विस्थापन कितना है, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो हमारे पास वी वाई कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी टी, या इसे वाई डॉट से डिनोट करते हैं। यानी हमने जब देखेंगे एक्स अक्ष के समानांतर वेग का घटक क्या आया, डी एक्स अपॉन डी टी, वाई अक्ष के समानांतर वेग का घटक आया डी वाई अपॉन डी टी। अब यदि हम इसका परिणामी जो वेग लें तो वो परिणामी वेग क्या है, अब यदि वी एक्स तथा वी वाई का परिणामी वेग v माने तो क्या आएगा, v का मान वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, या यहाँ मान रखें वी एक्स का तो डी एक्स अपॉन डी टी इसका स्क्वायर प्लस वी वाई का मान डी वाई अपॉन डी टी इसका स्क्वायर। तो v हमारे पास आ गया निकल के अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल के आ गया परिणामी वेग। अब हम त्वरण की बात करें, इससे पहले चलो तो वेग, परिणामी वेग की दिशा निकालते हैं। तो दिशा एक्स अक्ष के साथ कितनी बनाती है, थीटा कोण बनाए तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट, या डी वाई बाई डी एक्स, यानी वेग की दिशा यदि एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होगा वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट, या डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से हमने
इसके परिणामी वेग की दिशा निकाली। अब चलिए त्वरण के घटकों पर बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन। माना t समय पर कण बिंदु P पर है, x अक्ष व y अक्ष की दिशा में P पर वेग के घटक u और v हैं। अब t प्लस डेल्टा t समय पर कण बिंदु Q पर है तथा यहाँ वेग के घटक u प्लस डेल्टा u, यानी x अक्ष की दिशा में तो u प्लस डेल्टा u और y अक्ष की दिशा में v प्लस डेल्टा v हैं। तब डेल्टा t समय अंतराल में x अक्ष व y अक्ष के समानांतर वेग में परिवर्तन क्रमशः क्या होंगे, डेल्टा u और डेल्टा v होंगे। यदि x अक्ष के समानांतर त्वरण f के घटक को fx से निरूपित करें तो क्या आएगा, fx इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा t समय अंतराल में x अक्ष की दिशा में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा t। या इसमें परिवर्तन कितना माना है हमने, डेल्टा u, तो ये डेल्टा u अपॉन डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे, du अपॉन dt। इसी तरह से इसका और सिंप्लीफाई करें हम, du अपॉन dx और dx अपॉन dt, यानी dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया du अपॉन dx और इधर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या है, u, क्योंकि x अक्ष की दिशा में हमने वेग क्या माना है, u, तो इसे लिख सकते हैं u du अपॉन dx। साथ ही fx बराबर क्या है, du अपॉन dt और u की वैल्यू dx अपॉन dt, तो ये मान रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी x डबल डॉट। तो हम इस त्वरण को दो रूपों में लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और एक लिख सकते हैं u डी यू अपॉन डी एक्स। चलिए अब y दिशा में निकालें हम। इसी प्रकार यदि y अक्ष के समानांतर त्वरण के f के घटक को हम fy से निरूपित करें तो fy इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा t समय अंतराल में y अक्ष की दिशा में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा t, और y अक्ष की दिशा में वेग में परिवर्तन क्या है, डेल्टा v, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 dv अपॉन dt। तो हमारे y अक्ष की दिशा में त्वरण क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt। इसे उसी तरह से dv अपॉन dy और dy अपॉन dt, यानी dy का ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये दूसरा रूप आ गया इसका, v dv अपॉन dy। इसी तरह से जैसे x अक्ष की दिशा में निकाला था, y दिशा में देखें तो fy इक्वल टू dv अपॉन dt, v की वैल्यू पुट की dy अपॉन dt, तो d स्क्वायर y dt स्क्वायर हो गया या y डबल डॉट, यानी हम इसको दो तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं, v dv अपॉन dy और d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर। तो परिणामी त्वरण क्या आएगा हमारे पास, यदि परिणामी त्वरण f हो तो क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। मान रखें हम, मान क्या है इसे, एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर, या एफ इक्वल टू अंडर रूट एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर, यानी एक्स डॉट डबल डॉट का मतलब है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसी तरह से इसका मान है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये परिणामी त्वरण निकाल लिया इसका। तो अब देखिए यदि परिणामी त्वरण की दिशा x के अक्ष के साथ फाई कोण बनाए तब tan फाई इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, y डबल डॉट अपॉन एक्स डबल डॉट या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं इसके ऊपर हम। देखिए यदि किसी गतिमान कण की समय t पर स्थिति x इक्वल टू a cos t तथा y इक्वल टू a sin t से दी जाए तो इसके वेग त्वरण व पथ ज्ञात कीजिए। यानी इफ द पोजिशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई x इक्वल टू a cos t y इक्वल टू a sin t फाइंड इट्स वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड पथ। तो हमें इसका वेग निकालना है कण का, त्वरण निकालना है और पथ निकालना है, ये तीनों चीज़ें निकालनी है हमें। और
इसमें स्थिति दे रखी है, यानी उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, t समय पे x और y जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है x इक्वल टू ए कॉस टी, इक्वेशन 1 मान ली। इसी तरह से y इक्वल टू ए साइन टी, ये भी दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब समीकरण 1 व 2 को वर्क कर जोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है, ये इस कण के जो गति कर रहा है उसका पथ है, यानी कण के पथ का समीकरण है। अब समीकरण 1 व 2 का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ए साइन टी हो गया। इसका फिर अगेन इसी का 2 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉस टी। ये समीकरण 3 आ गई। इसका एक बार फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं समीकरण 3 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए कॉस टी। इस तरह इसका किया जब, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन टी। तो ये हमारे पास देखिए डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये निकल के आ गए। तो इनसे हम अब ये एक्स दिशा में और वाई दिशा में क्या है, वेग और त्वरण की इक्वेशंस हैं। इनसे हम परिणामी वेग और परिणामी त्वरण निकाल सकते हैं। तो परिणामी वेग क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये अभी हमने निकाला है थोड़ी देर पहले ही, तो उससे यहाँ इस फॉर्मूले में मान रख दें हम, क्या है, माइनस ए साइन टी, किसका, डी एक्स अपॉन डी टी का मान माइनस ए साइन टी। इस तरह डी वाई अपॉन डी टी का ए कॉस टी, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर को निकालें हम बाहर, तो देखिए ए स्क्वायर था हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए, ये साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर टी जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका v बराबर ए। इसी तरह से परिणामी त्वरण निकालते हैं। परिणामी त्वरण में भी क्या आएगा, एफ इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इनका मान रखा हमने, तो ये मान रखा तो इसका मान आया माइनस ए कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन टी का होल स्क्वायर। समीकरण 4 से हमने अभी जो निकाली थी उससे ऐसे मान रख दिए। तो इसमें भी देखिए ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी हो गया, ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो बाहर आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मान भी परिणामी त्वरण भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। तो ये हमारा परिणामी त्वरण हुआ। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की।